बच्चों को पटाखे ले दे बेचारे को। पटाखे नहीं ले आना, दिवाली में धुआं बहुत होता है। धुआं होता है? ये 24 घंटे बीड़ी पीते रहता है, उसका धुआं नहीं होता। और जब मैं पटाखे चला रहा हूँ तब ये याद हो गया धुआं होता है। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों, तो फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं, जिनके लिए हर कीमत पर सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य है, जिनके पास अकूत पैसा ही नहीं पूरा का पूरा तंत्र है। और हमारे पास है केवल सत्य और साहस, पर वो इतना है कि इन जैसों के लिए काफी है, इतना है कि इनको परेशान करके रख देता है। आत्मसात कर लेंगे और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन आज यदि नहीं कबूल कर पाया है वो देन है हम सब। लगता है पप्पू यादव की बुद्धि खराब हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कमेंट करने के बाद इसकी बुद्धि और भी ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है अभी तो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई ने इसको धमकी ही दी है। यदि इसका यही हाल रहा ना तो बहुत जल्द कहीं चौथा नंबर इसी का आ जाए। ये इस्लाम कबूलवाएगा हिंदुओं के लिए। सेकुलर हिंदुओं जाग जाओ, वरना एक दिन ये तो इस्लाम कबूल चुके हैं, तुम्हें भी इस्लाम कबूलवा कर ही रहेंगे, सिर्फ उन्हीं दोगले गद्दार हिंदुओं के लिए। वक्त है अब भी जाग जाओ। यदि इसका ये वीडियो लॉरेंस बिश्नोई ने देख लिया ना तो पक्का इसका तो टिकट निश्चित है। लो भाई, अब ये पिछवाड़े में सोना भी घुसेड़ कर लाने लग गए। सर्जरी कर महेंद्र खान के पिछवाड़े से निकाला गया 1 किलो सोना। अबू धाबी से प्राइवेट पार्ट में छिपाकर ला रहा था सोना। उसकी चाल देखकर जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को शक हो गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे पकड़ लिया गया और एक्सरे जांच करवाई गई, जिसमें पुष्टि हुई कि उसके शरीर में अंडे की कैप्सूल जैसा कुछ है। बाद में कस्टम अधिकारी उसे जयपुर एयरपोर्ट के पास जयपुरिया अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने सर्जरी कर उसके रेक्टम के रास्ते 3 अंडे निकाले और सख्ती से पूछताछ में ये पता चला कि उसने अबू धाबी में एक पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से सोने को अपने प्राइवेट पार्ट में छिपाया था। फिलहाल कस्टम अधिकारियों ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है उसे। लेकिन सोने की तस्करी का यह पहला ऐसा मामला नहीं है। इसके पहले भी कोलकाता की रहने वाली पेशे से एयर होस्टेज सुरभि खातून ने सोना तस्करी का यही हथकंडा अपनाया था। हाय रे लालची दुनिया, क्या होगा इनका, भगवान रखवा, क्या होगा इनका। ये है कंटेंट दोस्तों, मलिक फैमिली का कंटेंट। जिस मलिक फैमिली के बारे में अरमान मलिक कह रहा था कि उसके घर की दीवारें बहुत ऊंची, और अभी हकते हुए दिखाया जा रहा है उनकी बीवियों को। अपने डेली व्लॉग्स में क्या कम हकते हो, ये रियल का हकना भी दिखाने लगे। जहाँ जाओ गंदी मचाना है, यही टेंडेंसी है। डरते पटाखों से एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सबके बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। हमारे देश हमारी दुनिया के सभी लोगों को ईद मुबारक। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए, खूब खुश रहिए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जय श्री राम दोस्तों, प्रदूषण गया भाड़ में। श्री राम जी 500 साल बाद अपने महल में विराजमान हुए हैं। इस दीपावली को धूमधाम से मनाइएगा और मैं भी धूमधाम से मनाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं मार्केट जाके ढेर सारे पटाखे खरीद के पटाखे फोड़ने। मुंबई में भारत पर इतना बड़ा हमला हुआ और हम चुप बैठे रहे। आज भारत पर ऐसा कोई हमला हो तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे कि इतिहास भूगोल बदल देंगे। दिन में व्यापार और रात में आतंकी हमले बर्दाश्त करे। अब ये वो भारत नहीं रहा। मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मुझे ये भैया जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं। बताइए भैया, देखना इधर जरा भाई प्लीज। हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरे हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात उसके साथ हो रहा है, वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल नाले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम।
नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। फ्लैट में रहने वाला बंदा, मुझे एक फ्लैट चाहिए आज, उसको 12-12 लाख रुपए की इसको पॉटी वाला पॉट चाहिए। पानी गर्म चाहिए। उसके बाद वो जो छोड़ दिया उसने अपना घर, वहां से सारे पॉट भी चुरा के ले गया 12-12 लाख के। पिछले 2 दिनों से वक्फ बोर्ड ने 3 जगह पे क्लेम किया है, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, हैदराबाद में 300 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया। सेकंड, महाराष्ट्र के कानिफनाथ मंदिर जो 40 एकड़ में फैला हुआ है, उसे वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है। तीसरा ये कि कर्नाटक के विजयपुरा गांव के जो फार्मर्स हैं, उनकी 1200 एकड़ की जमीन को भी वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया है। अब मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में जो इतने बड़े बड़े महारथी बैठे थे, वो अब इस बात पे चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आने वाले 2027 में आपको लगता है अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से उसने तो पीएम की फटनेस लिखी है। सत्ता में रहने के बाद जो इंसान अपने आवाज का टोटी नहीं छोड़ा, उसको देश दे दोगे तो देश कहाँ पहुँचा देगा। इतना प्रदूषण फैला हुआ है कि लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। हर जगह जहाँ देखो वहाँ प्रदूषण ही प्रदूषण है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और हर दूसरे दिन दिल्ली सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। देख लीजिए, ये दिल्ली की हालात है, दिल्ली देश की राजधानी। यहाँ पे इस तरीके से कूड़ा जलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन जिम्मेदारी लेगा? बुरा हाल हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हर समय बस ये रोना लेते रहते हैं कि दूसरों की गलती है, अपनी गलती को कब सुधारोगे? निकल रहा बाबा। ओए खतरनाक। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। बजाओ ढोल साका तो मैं मेरे राम आए है। हिंदुस्तान के सभी भाइयों और बहनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिस इज ओनू स्पेशल फ्रॉम अफ्रीका। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। 14 से 15 बच्चे नौकरी लगे हैं और बड़ी खुशी का माहौल है पूरे गांव में। सब बच्चों में खुशी है, युवा बच्चों में खुशी है। अभी सरकार अच्छी थी, सरकार ने सबकी ज्वाइनिंग करवाई है। खर्ची पर्ची का क्या कोई मैटर नहीं जी, खर्ची पर्ची का सारी जिंदगी यही रहेगी। सारी जिंदगी यही रहेगी। कांग्रेस कोई खत्म। ऊँट गाड़ी जोड़ा करता और आज मेरा बेटा बहुत दोनों नौकरी लगा दिया। जीऊंगा इतने में बीजेपी का आदमी हूँ पक्का। ये सरकार नहीं होती तो और दूसरी होती थी। सरकार कांग्रेस आती तो बर्बाद हो गया था, मेरे ताला लग गया था। अच्छा, कांग्रेस सरकार तो चोर है। कांग्रेस मतलब लोगों की जेब काटने। अगर ये कांग्रेस आ जाती, इन भर्तियों को उठा के कैंसिल करती। सैनी साहब बेस्ट है, वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट। तो भाई जिन साथियों को ये लगता है कि भाई जनसंख्या वृद्धि से कुछ नहीं होता है और ये बस सरकार का एक एजेंडा है, इसके थ्रू सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, तो आपको एक घटना बताता हूँ, फिर आप लोग बताना कि इससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये वीडियो आप देखो, ये घटना है कल की दिल्ली की। दिल्ली में एक चौराहे पर चेकिंग चल रही थी। अब्दुल वहाँ पर बाइक लेकर आया। अब्दुल को इंस्पेक्टर साहब ने रोका, बाइक के कागज चेक किए, कागज नहीं थे, बाइक पटाखे मार रही थी। अब्दुल का चालान कर दिया इंस्पेक्टर साहब ने। देखते ही देखते वहाँ पर मुसलमानों की भीड़ लग गई और 100 से 150 लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और SHO साहब को वहाँ से गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। अब सोचो, इनकी भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस है। और आपको क्या लगता है, इनकी जनसंख्या आपसे ज्यादा हो जाएगी तो ये आपके साथ भाईचारे से रहेंगे? भाई इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने। आपका पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो भाई समझदार बनो, इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में, ज्ञान देने के चक्कर में अपने और अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। जय हिंद, जय श्री राम। इन फर्जी किसान नेताओं से कुछ सवाल है मेरे। कर्नाटक में जब 1200 किसानों की जान गई, तब ये फर्जी किसान नेता एकदम चुप रहे। आज जब वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन हड़प ली, तब भी ये फर्जी किसान नेता एकदम चुप है, क्योंकि यह सब कुकर्म इनके अब्बा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहीं इसलिए ही तो ये फर्जी किसान नेता एकदम चुप है, बताना जरूर। और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। काफी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में
हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। I don't know why people keep talking about caste census. There is no caste census report. There is only a socio-economic survey report by the Backward Class Commission. And that I'm not sure if it is going to be placed before the cabinet as an additional subject. But there is no caste census as such, right? We don't have the power to do caste census. अब मुझे कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में रखनी होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, गढ़वा में 75% आबादी है। और गढ़वा में क्या हुआ? गढ़वा के अंदर बाकायदा, फिर दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वहां सरकारी स्कूल, 100 से ज्यादा सरकारी स्कूल गढ़वा के, उन्होंने रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी। कहा कि रविवार को छुट्टी नहीं होगी जी, क्योंकि में लाखों में स्कूल है, इसलिए यहां पर अब जुमे के, और सरकारी स्कूलों में ऐसा हुआ। ये हेमंत सोरेन की सरकार के नाक के नीचे हुआ। दूसरा, वहां पर स्कूलों के अंदर ऐसे वीडियोज हैं, वहां पे हिंदू बच्चों से कहा गया आप हाथ जोड़कर प्रार्थना मत कीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की पूरी जो परंपरा है वो हटा दी गई। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और क्या हुआ? जिन स्कूलों में 75% आबादी थी, जिन जिलों में, वहां स्कूलों को उर्दू स्कूल बना दिया गया। ये सब अगर हो रहा है वहां पर, और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पर टोले बने हैं, जमाई टोला क्या है? गांव का बच्चा जानता है, झारखंड में बच्चा जानता है। ये जमाई टोला वो होते हैं जहां आबादी होती है, वो घुसपैठी होते हैं, वो आदिवासी लड़की से शादी करते हैं और उनका एक अलग गांव बस जाता है और उसके बाद पूरी लैंड ट्रांसफर हो जाती है उनके नाम। क्या ये सब चीजें सिर्फ एक तथ्य नहीं है सर, ऐसे सैकड़ों तथ्य हैं। किस को इनकार करेंगे सर आप? मैं किसी को इनकार नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, बस हमें एक आध मिनट आप सुन लीजिए केवल। अगर सुनिए, एक मिनट, एक नहीं सुनिए ना राहुल लाल, एक नहीं, मैं आपको 4 मिनट सुनूंगा, 2 मिनट सुनूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपने कहा इन सब चीजों से इनकार नहीं है। अगर इन सब चीजों से इनकार नहीं है, आप इनको फैक्ट्स मानते हैं, छोड़ दिए ना, ये बात छोड़ दीजिए कि आपको जो है पसंद नहीं है निशिकांत दुबे का डेटा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या ये सच नहीं है कि वहां पे सरकारी स्कूलों को की छुट्टी बदल दी? क्या सच नहीं है? बच्चों से हाथ जुड़वाना बंद कर, ये सब अगर आप इसको स्वीकार कर रहे हैं तो मानिए ये समस्या है। ये जो धू करके जल रहा है वो सैकड़ों अमेरिकी नागरिकों का वोट है। किसी ने मत पत्र ड्रॉप बॉक्स में आग लगा दिया है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र का ठेका लिए घूम रहे अमेरिका के अपने चुनाव में न तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार सुरक्षित है और न ही वोट सुरक्षित है। अमेरिका जैसे देश में बैलेट बॉक्स के साथ ऐसा होना, वहां के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर गोलियां चलाए जाना और दूसरी ओर अमेरिका का दुनिया भर में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना जरा अजीब नहीं लगता? अब जरा सोचिए कि चट्टन मीडिया और उनके साहेब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग क्यों करते हैं? क्या अब हम उसी जमाने में वापस जाना चाहते हैं जहां खुलेआम बूथ कैप्चरिंग हो, मत पत्रों पर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए एक साथ 200-400 मुहर मारने की आजादी हो? अरे नहीं सका, हमें बैलेट पेपर पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि दुनिया धीरे धीरे ईवीएम अपनाना शुरू करेगी। अब बस देखते रहिए। एलन मस्क ने भी वोटिंग मशीनों पर सवाल किया था, जिसको लेकर चट्टन मीडिया ने एलन मस्क के उस बात का हवाला देते हुए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर नियम लाने के लिए खूब उद्यम मचाया, जबकि वो दल्ले ये नहीं बताते कि वहां की वोटिंग मशीनों से भारत की वोटिंग मशीनों में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी वोटिंग मशीन नेट से जुड़ी होती है और भारत की वोटिंग मशीन किसी भी अन्य बाहरी डिवाइस से नहीं जुड़ी होती, लाइक कैलकुलेटर। एनीवे, अगर यही घटना हमारे देश भारत में होती तो लोग यही उदाहरण देते कि अमेरिका जैसे देश से हमें सीख लेने की जरूरत है कि लोकतंत्र का पालन कैसे किया जाता है। लेकिन अब ये दुर्भाग्य देखिए कि सबको अपना उदाहरण दिलवाने वाले देश में ही इस तरह की घटना हो रही है, जहां ना ही वोटर आईडी कार्ड है, ना ही ईवीएम है। वोटिंग होती है तो बैलेट से, और बैलेट बॉक्स को ही लूटकर उसमें आग लगा दिया जाता है। अमेरिका जैसे जागरूक देश में बैलेट बॉक्स सुरक्षित नहीं है और भारत में लोग बैलेट से चुनाव करने की वकालत कर रहे हैं।